महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग जिस तरह से फैल रही है वो राज्य के अमन चैन और खासकर शिंदे सरकार के लिए सही संकेत नहीं है। नेताओं के घरों में आग लगाई जा रही है, आंदोलन हिंसक हो चला है। ये सारे वीडियोस आपको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले मराठा आंदोलन के मामले से जुड़े 5 अपडेट हम आपको बता देते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मराठा समुदाय को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मतलब आरक्षण की आग शांत करने की एक कोशिश शिंदे की ओर से की गई है। इसके अलावा जो बड़ा अपडेट है वो हम आपको बता दें, आंदोलनकारी मराठा नेता मनोज जरांगे का प्रदर्शन अब भी जारी है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण मिलने तक आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। 2 दिनों से हो रही हिंसा और नेताओं के घर आगजनी को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ मंत्रियों की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। मराठा आरक्षण की आग सबसे ज्यादा बीड में देखने को मिली थी। वहां धारा 144 लागू है और हिंसा के आरोप में 40 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा बड़ा अपडेट ये है कि हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि आंदोलन के नाम पर हिंसा राजनीतिक साजिश है। कुछ लोग आंदोलन का फायदा उठाकर हिंसा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग की लपटें कई शहरों को अपने चपेट में ले रही हैं। अब आपको आरक्षण के नाम पर हिंसा से जुड़ी 5 बड़ी तस्वीरें हम दिखाते हैं। यह है महाराष्ट्र के बीड में शरद पवार की पार्टी एनसीपी का दफ्तर, जिसे मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने आग के हवाले कर दिया है। कल शाम आंदोलनकारियों ने इस बिल्डिंग में आग लगा दी। इसके अलावा आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको जानकारी दी और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, बीड में सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। मराठा आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा हिंसा इस इलाके में देखने को मिली। आंदोलनकारियों ने एनसीपी नेता शरद पवार गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के घर में तोड़फोड़ की। इसके बाद उनके घर में आग लगा दी। विधायक के घर में रखी आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जल गई। गनीमत ये रही कि विधायक और पूर्व मंत्री की जान बाल बाल बच गई। तो ये आंदोलन लगातार उग्र हो रहा है और कई हिस्सों में हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। एक और तस्वीर, पुणे में आज भी आंदोलनकारियों ने सड़कों पर कब्जा जमाए रखा। ये पुणे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आंदोलन समर्थक पुणे बेंगलुरु हाईवे पर बैठ गए और सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मराठाओं को आरक्षण दे। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं इसी खबर से जुड़ी। मराठा समाज के लोगों ने नांदेड़ में भी सड़क पर आरक्षण की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आंदोलनकारियों ने सड़कों पर आम लोगों का रास्ता रोकने के लिए सड़क के बीचों बीच आग लगा दी। तो किस तरह से आंदोलनकारी अपना विरोध जता रहे हैं सड़कों पर, ये तस्वीर उससे जुड़ी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा मुंबई में भी मराठा आंदोलनकारियों ने आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, लेकिन यहां प्रदर्शन अनोखा था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहां प्रदर्शनकारियों ने अपना सर मुंडवा लिया। आंदोलनकारियों ने सामूहिक रूप से मुंडन करवाकर अपने नेता मनोज जरांगे पाटिल को इस मामले पर समर्थन दिया। कोई सर मुंडवाकर मराठा आरक्षण की मांग कर रहा है तो कोई हिंसा के दम पर। 2 दिन में महाराष्ट्र में जिस तरह की हिंसा हुई, अगर महाराष्ट्र सरकार पहले जाग जाती तो इस तरह की हिंसा को रोका जा सकता था। महाराष्ट्र का एक हिस्सा मराठा आरक्षण की आग में जल रहा है। राज्य के मराठवाड़ा के कई जिलों में आंदोलनकारी हिंसक हो गए हैं। ना तो सरकारी संपत्ति सुरक्षित है और ना ही राजनीतिक दल के दफ्तर और ना ही विधायक। महाराष्ट्र में बीते 2 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सोमवार को एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। सोमवार को बीड जिले में आंदोलनकारियों ने सबसे पहले एनसीपी के दफ्तर में आग लगाई। आग में पूरा दफ्तर जलकर खाक हो गया। आंदोलनकारियों का गुस्सा उसके बाद भी शांत नहीं हुआ तो उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक संदीप क्षीरसागर
और पूर्व मंत्री जयदत्त क्षीरसागर के घर में तोड़फोड़ की, उनके घर पर पथराव किया और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। विधायक के घर में रखी आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जल गईं। गनीमत ये रही कि विधायक और पूर्व मंत्री की जान बाल बाल बच गई। मैं बीड जिले के उस जगह पर स्थित हूँ जहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, राष्ट्रवादी भवन। यहाँ पर सोमवार को करीब 4 से 5 बजे के दरमियान जो आंदोलनकारी हिंसात्मक रूप अख्तियार कर चुके थे वो यहाँ पहुँचते हैं और पहले पथराव शुरू किया जाता है। खिड़कियों को पहले पत्थर उस पर फेंके जाते हैं, उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं और उग्र भीड़ इस राष्ट्रवादी पार्टी के दफ्तर को पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा कर लेती है। और आप देखिए ये जो हिस्सा है इसे पूरी तरह से जला दिया गया है। बीड में सोमवार को सबसे ज्यादा हिंसा हुई। कई नेताओं के घर में आगजनी की गई। वहाँ इंटरनेट सर्विस भी रोक दी गई है ताकि अफवाह न फैले। जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनके घर पर हमला बोल दिया। हम यहाँ पर अभी जो राष्ट्रवादी के शरद पवार गुट के एमएलए है संदीप क्षीरसागर, उनके साथ ही उनके चाचा जयदत्त क्षीरसागर और भारत भूषण क्षीरसागर के घर के सामने है, बंगलों के सामने है, जहाँ पर उनकी जो यहाँ पर महंगी गाड़ियां जितनी थी वो सब जला दिए है। आपको यहाँ पर जो दिख रहा है वो सब गाड़ियां जो है वो जला दी गई है। सिर्फ बीड ही नहीं, मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारी दूसरे जिलों में भी हिंसक हो गए हैं। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। आंदोलनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की। टायर जलाकर उन्होंने आरक्षण की मांग दोहराई। महाराष्ट्र के बीड, नांदेड़, जालना, पुणे, मावल में हिंसा हुई है। मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने की मांग पर मनोज जरांगे की अगुवाई में आमरण अनशन चल रहा है। मनोज जरांगे मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं और बीते 25 अक्टूबर से आमरण अनशन कर रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद ही आरक्षण की आग और भड़क गई। मनोज जरांगे ने शिंदे सरकार को चुनौती दी है कि मराठा समाज को पूर्ण आरक्षण से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। रिजर्वेशन लेने तक ये रुकेगा नहीं। कोई भी शक्ति आ जाओ, मराठी आप रोकेंगे नहीं महाराष्ट्र में। और हम हमारा हक का रिजर्वेशन लेके रहेंगे और वो जल्द से जल्द मिलेगा। उसके साक्षीदार आप खुद होंगे। थोड़े ही दिन में मिलेगा, सालों महीनों में नहीं, थोड़े ही दिन में मिलेगा। राज्य में हुई हिंसक घटनाओं के बाद शिंदे सरकार नींद से जागी है। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे आंदोलनकारियों को मनाने के लिए शिंदे सरकार ने कैबिनेट बैठक की। बैठक से पहले शिंदे ने मनोज जरांगे से फोन पर बात की और मराठा समुदाय को कुणबी जाति में शामिल कराने का वादा किया। सीएम शिंदे ने जरांगे को बताया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जरांगे को भरोसा दिलाया है कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सरकार कानूनी उपाय कर रही है। सरकार के आश्वासन के बाद मनोज जरांगे ने पानी पिया, लेकिन उनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिले हैं। इनमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर बुधवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है ताकि सभी दलों से बात कर मराठा आरक्षण पर आम सहमति बनाई जा सके। मराठा आरक्षण आंदोलन पर राजनीति भी जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र में हिंसा की तुलना मणिपुर से कर दी है। पूरे महाराष्ट्र की हालत मणिपुर जैसी हो गई है और मणिपुर के ऊपर जैसे सरकार का ध्यान नहीं है और मणिपुर जल रहा है, वैसे ही महाराष्ट्र लगता है कोई दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है कि जलने दो महाराष्ट्र को, खत्म होने दो महाराष्ट्र को। ऐसी कोई साजिश दिल्ली में रची गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हिंसा और प्रदर्शन को देखते हुए शहरों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। मुंबई में महाराष्ट्र के सभी मंत्रियों और उनके बंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। एनसीपी अजीत पवार गुट के सभी कार्यालयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और मनोज जरांगे की बातचीत के बाद हिंसा का दौर थमने की उम्मीद है, लेकिन आंदोलनकारियों का प्रदर्शन खत्म नहीं होगा।
जब तक कि आंदोलनकारियों को उनकी मांग के मुताबिक आरक्षण नहीं मिल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं कतर में कैद 8 भारतीयों की, जिनकी वापसी के लिए भारत सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। कूटनीतिक स्तर पर भी काम हो रहा है और दूसरे विकल्पों का भी सहारा लिया जा रहा है। इन कोशिशों के बीच सऊदी मॉडल भी एक विकल्प हो सकता है। आखिर इससे भारत को कैसे कामयाबी मिल सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या सऊदी मॉडल इसमें मददगार होगा? ये वो सवाल है जिनके जवाब बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है और अब केंद्र सरकार उन्हें बचाने की कवायद कर रही है, जिसमें सऊदी मॉडल अहम हो सकता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून से अलग है। हमको जो कुछ भी देखना होगा वो अंतर्राष्ट्रीय नियम से अलग हटके देखना होगा। पर्सनल लेवल पे जो रिश्ते हैं उसमें ये एक विकल्प हो सकता है कि अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरेबिया से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। अब समझिए सऊदी मॉडल क्या है जो कतर में भारतीयों को बचा सकता है। सऊदी अरब में शरिया कानून के तहत सजा दी जाती है और कतर में भी शरिया का सजा दी जाती है और कतर में भी शरिया का कानून चलता है। इतिहास बताता है कि सऊदी में पहले भी शरिया कानून के तहत ही मौत की सजा पाए लोगों को रिहाई मिली है और कतर में भी ऐसा होता रहा है। सऊदी समेत खाड़ी के दूसरे देशों में कानून तो सख्त है, लेकिन कुछ मौके ऐसे आए जब सजा के ऐलान के बाद भी लोगों को राहत दी गई। 1990 के दशक में सऊदी अरब में ऐसा ही एक मामला सामने आया था। साल 1997 में सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलिया की नर्स की हत्या के आरोप में ब्रिटेन की 2 नर्सों को मौत की सजा सुनाई गई थी। ब्रिटिश सरकार के दबाव के बाद सऊदी सरकार ने नर्सों को रिहा कर दिया और ब्रिटेन भेज दिया। इसी तरह इराक में एक बार 2 भारतीय नागरिक मुश्किल में फंस चुके थे। ये बात 1990 के दशक की है। इराक में 2 भारतीयों का अपहरण कर लिया गया था। तब भारत सरकार की पहल पर इराक की शरिया अदालत के प्रमुख ने दखल दिया और दोनों भारतीयों की रिहाई कराई थी। यानी मिडिल ईस्ट में पहले जो हुआ है वो अब भी हो सकता है और भारत सरकार इस बार भी अपनी कोशिशों से कतर पर दबाव बनाकर मौत की सजा पाए 8 नागरिकों को वापस ला सकती है। हमारी उनके साथ एक ट्रीटी भी है जिसके तहत ये है कि जो कन्विक्ट हैं उनकी सजा उनको भारत लाया जा सकता है, यहाँ पे केस चलाया जा सकता है और यहाँ पे सज़ा दी जा सकती है। या कतर का कोई आदमी यहाँ कोई क्राइम करता है तो हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। इस तरह के संबंध हैं हमारे। और ये है कि उम्मीद इस बात की है कि ये जल्दी ही ये मसला हल हो जाना चाहिए। सऊदी मॉडल के सहारे सफलता मिलने की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। इसके अलावा भी भारत के पास कई रास्ते हैं जो 8 नागरिकों को बचा सकते हैं। 8 भारतीयों के पास कतर की ऊपरी कोर्ट में सजा के खिलाफ अपील या पुनर्विचार याचिका दायर करने का विकल्प है। अगर ऊपरी अदालत से भी अपील खारिज हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसके अलावा कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी 8 भारतीयों को माफी दे सकते हैं। ये भी जरूरी है कि इसके लिए समय पर आवेदन हो। कतर के अमीर हर साल 2 बार ऐसी सजा को माफ करते हैं। 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है। इस दिन कतर के अमीर हर साल कई कैदियों की सजा माफ कर देते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि भारत इस विकल्प पर भी जरूर काम कर रहा होगा और जरूरत पड़ने पर अमीर से बात की जा सकती है। बहुत से ऑप्शंस हैं उनके पास भी, हमारे पास भी, फिर हर साल जो वहाँ के राजा हैं वो उनके पास वो हर साल बहुत से लोगों को छोड़ते भी हैं। खासतौर से रमज़ान में के मौके पे क्लेमेंसी मिलती है, उसमें लाया जा सकता है या उससे पहले भी लाया जा सकता है। भारत का एक काफ़ी बड़ा दबदबा है उस पूरे क्षेत्र में। इन तमाम विकल्पों के बीच भारत मिडिल ईस्ट में अपने अच्छे संबंधों के जरिए भी इस मसले का समाधान निकाल सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना सकता है। संभावनाएं कई हैं और भारत सरकार हर एक पहलू पर काम भी कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद ये बात कह चुके हैं कि कतर से 8 भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएंगे। वो नेवल के रिस्पेक्टेड एक प्रोफेशन के हिंदुस्तान के वो वहाँ काम कर चुके हैं, तो भारत भी इसको डिप्लोमेटिकली ही चैलेंज लेगा। और हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कि कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा। इसका विकल्प कोई और नहीं है सिवाय कि हम कतर को कन्विंस कर पाएँ कि इनको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कीजिए। तो हम इनको जो 2015 का एग्रीमेंट है उसके तहत भारत लाके इनका अपना हम सोल्यूशन अपने आप खोज लें। और
और कतर इसके लिए बहुत हद तक तैयार भी होगा। कतर ने बेहद गोपनीय तरीके से पूरे केस की सुनवाई की और सजा का ऐलान भी कर दिया। ऐसे में भारत सरकार तमाम विकल्पों पर काम कर रही है और उम्मीद यही है कि सफलता जरूर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की सियासत में आज एक बार फिर फोन टैपिंग की गूंज हो रही है। विपक्षी कई नेताओं ने सरकार पर फोन टैपिंग कराने का आरोप लगाया। सरकार कह रही है कि इस मामले में हमारी कोई भूमिका नहीं है। जिस फोन पर टैपिंग का अलर्ट आया, उस फोन कंपनी के बयान से इस मामले में नया ट्विस्ट भी आ गया है। आखिर इसे पेगासस पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है और क्या वाकई विपक्ष के नेताओं की फोन टैपिंग कराई जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तोते का काम है। तो यहाँ तो कमाल है, उन्हीं को मिला और प्रेस में गए। हिम्मत है तो चले जाए, एफआईआर कर दें। विपक्ष ने किस तोते को पकड़ा? पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है। एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है। 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। हैकिंग का बम फिर फूटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाथ में लहराते कागज और निशाने पर केंद्र सरकार। आरोप ये कि केंद्र सरकार विपक्ष के खिलाफ फोन टैपिंग कर जासूसी करा रही है। राहुल गांधी के मुताबिक एप्पल की ओर से एक नोटिस आया जिसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का जिक्र किया गया है। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है। मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। राहुल गांधी ने तोते और राजा की कहानी के बहाने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप मढ़े हैं। नंबर 1 अडानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अडानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अडानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकते। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए अपना फोन चेक करने तक को कहा है। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। लेकिन सत्ता पक्ष भी इन आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राहुल गांधी को चुनौती एफआईआर कराने तक की दी है। ऐसा है तो फिर कह रहा हूं, एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर? लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। बात समझ गए आप? अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो खुद सर्टिन के पास आती है, जो क्विक रिस्पांस टीम है, वहां वो बताती है कि ये कुछ है, इसको देखिए, और उसके बाद होता है। तो यहां तो कमाल है, उन्हीं को मिला और प्रेस में गए। हिम्मत है तो चले जाए, एफआईआर कर दें। नोएडा की एक सोसाइटी में कुत्ते को लेकर रिटायर्ड आईएएस अफसर और महिला में मारपीट हो गई। दोनों को चोटें आई। हालांकि कुत्ते के नाम पर हुई इस लड़ाई में कुत्ता पूरी तरह सुरक्षित रहा। मेरी इस बात पर ध्यान से सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसी लड़ाई हर दिन देश की किसी न किसी सोसाइटी में हो रही है। इस पूरे मामले को समझिए इस रिपोर्ट से। लिफ्ट में कुत्ता नहीं जाएगा। महिला ने बुजुर्ग का फोन फेंका। रिटायर्ड आईएएस ने जड़े थप्पड़ ही थप्पड़। कुत्ते के नाम पर गृह युद्ध। यहां महिलाएं अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट के भीतर मौजूद हैं और बाहर खड़ा ये शख्स रिटायर्ड आईएएस अफसर है। इस बुजुर्ग ने लिफ्ट रोकी हुई है। मामला ये है कि ये बुजुर्ग इस कुत्ते के साथ लिफ्ट में जाने से असहज दिख रहा है, लेकिन महिला अपने कुत्ते को साथ ही ले जाने को लेकर अड़ी हुई है।
इस बीच बुजुर्ग और इस महिला के बीच वीडियो रिकॉर्डिंग वाली वॉर शुरू हो जाती है। फिर क्या था, दोनों में गुत्थम गुत्था हो जाती है। यहाँ से मामला काफी आगे बढ़ जाता है। हाथापाई और जुबानी जंग के बीच दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि बुजुर्ग महिला को थप्पड़ जड़ देता है, जबकि महिला भी जवाबी हमला बोलते हुए बुजुर्ग से भिड़ जाती है। यहाँ फिलहाल फ्रेम में कोई पालतू कुत्ता नहीं दिखता, लेकिन सारी लड़ाई इसी कुत्ते के चक्कर में हो रही है। दोनों पक्ष अब भी अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। आखिरकार इस महिला के घर से एक पुरुष तंतनाते हुए तेजी से इस बुजुर्ग और रिटायर्ड आईएएस अफसर की तरफ बढ़ता है। फिर क्या था, ये शख्स इस बुजुर्ग को मारते मारते लिफ्ट के कोने तक खोस देता है। अब तक मामला काफी बढ़ जाता है। बीच बचाव के लिए गार्ड और अन्य लोग भी आ जाते हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि अब भी ये पालतू कुत्ता सीन में कहीं नहीं दिखता। लिफ्ट बंद हो जाती है। ये पूरा वाकया सोमवार रात करीब 9 बजे नोएडा के सेक्टर 108 की पार्क लॉरेट हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। समाज में पढ़े लिखे सभ्य लोगों का ऐसा आचरण हैरान करने वाला है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नोएडा प्रशासन पालतू जानवरों के लिए सोसाइटी में विशेष नियम बनाने की सलाह आरडब्ल्यूए को देता रहा है। जैसे पालतू कुत्तों के मालिक अपने टावर में अलग लिफ्ट का ही इस्तेमाल करें, सोसाइटी के अलग पार्क में ही अपने पालतू जानवरों को टहलाए, जबकि सोसाइटी में घूमते वक्त उन्हें अपने साथ ही रखें। ये तमाम नियम है जिनका अगर सख्ती से पालन किया जाए तो इस तरह की घटनाएं सामने ना हो। Zee News.